मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। देखिए, आज इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें से इस कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपके लिए एक तरह से मॉडिफाई कह लो या मॉडल पेपर के रूप में कह लो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस ओवरव्यू से प्रश्न में आपको कुछ व्याख्याएँ देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपने कभी पढ़ी है, कभी नहीं पढ़ी है और इसी में से आपके सामने जो विद्यार्थी हैं, वही विद्यार्थी इसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अध्यापक की तरफ से केवल और केवल प्रश्नों को ही पूछा जाएगा और उत्तर जो होगा इस विद्यार्थियों की तरफ से मिलेगा। तो आप इस सेशन को देख सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं बाद में और आप इस शेयर को करके आपके कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की प्रश्न की त्रुटि मिलती है या कोई प्रश्न आपको ज़रूरत पड़ती है कि हमें इस प्रश्न का आंसर चाहिए, उसके भी लाइव सेक्शन के बाद आपको इसको कमेंट के रूप में उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन में। जैसे सबसे पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? जवाब देना है, कोई भी दे सकता तो। बोलिए। 10.41%। 10.41%। यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। और ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के आधार पर इस राजस्थान का जो पहला स्थान मिला था वो मिला है आपको 1 नवंबर 2000 को। इस 2000 से पहले क्षेत्रफल के आधार पे जो पहले नंबर पे था, वो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश से टूटकर एक छत्तीसगढ़ नया राज्य बनता है। अपने राजस्थान का जो नंबर है, वो क्षेत्रफल के आधार पे पहले नंबर पर चला जाता है। ये कि सिंपल सा प्रश्न है। यहीं से एक प्रश्न बनने की कोशिश कर सकता है एग्जामिनर, क्योंकि आपके सिलेबस में दे नहीं रखा है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? आपको एक आंसर बताना होगा। 6.85 करोड़, बस 6.85 लाख है वो, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा 6.85 करोड़ लिखेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा 6 करोड़ 85 लाख की बात नहीं है। सेकंड प्रश्न यहां से पूछा जा रहा है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा या राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है, किस नाम से जानी जाती है? दीजिए, जवाब दीजिए। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से। इस रेड क्लिफ सीमा रेखा के बारे में आप और कुछ जानते हैं तो जानकारी साझा करें। क्या जानते हैं आप इसके बारे में? इसके बारे में जानते हैं। किसी के पास कोई जानकारी रेड क्लिफ सीमा रेखा के बारे में? जानकारी साझा करें, बोलिए। सर, जो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1700 सॉरी 1070 मीटर है, किलोमीटर है। और इसके ऊपर 5 जिले स्थापित है, जिसमें से ऊपर सबसे पहले श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। और जो पाकिस्तान के दो प्रांत, सिंध प्रांत और सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत के 9 जिले लगते हैं। वेरी गुड, बैठिएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में बात करी गई थी कि भारत या राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। और इस रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है वो राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की लंबाई की है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर उत्तर का बिंदु जो आता है उसको हम हिंदुमल कोट के नाम से जानते हैं और दक्षिण का जो बिंदु आता है उसको बाखासर या भलगांव या बलख गांव के नाम से जानते हैं। हिंदुमल कोट जो है वो श्री गंगानगर जिले में है और जो बलख या बलख गांव जो है वो बाड़मेर जिले का हिस्सा है। ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई टोटल 1070 किलोमीटर है और इसका उत्तर का बिंदु हो गया, दक्षिण का बिंदु हो गया। और इस सीमा रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो निर्धारण होता है 17 अगस्त 1947 को। तो किताबों में लिखा हुआ मिलेगा 15 अगस्त। मूल रूप से 14 तारीख से इसका कार्यक्रम शुरू होता है, जो 17 तारीख को जाके फाइनल होता है। इसका मतलब ये 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बनास नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? दीजिए, जवाब दीजिएगा। राजसमंद जिले से, किन्नौर की पहाड़ियों से। राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से। आपको इस बनास नदी के बारे में और कोई जानकारी हो तो साझा कर सकते हैं आप।
नो नो। किसी के पास कोई जानकारी बनास नदी के बारे में? कोई भी हो जानकारी साझा कर सकता है, नहीं होगा तो उसको बताएंगे। चले देखिएगा, बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ी से उद्गम हो रही है, ये बात क्लियर। इस बनास नदी को राजस्थान की यमुना भी कहते हैं, वन की आशा भी कहते हैं, और एक एग्जाम हुआ था उसमें वन की आशा लिखकर एग्जाम में लिखा था जंगल की आशा। तो वहां स्टूडेंट देख रहा था ये प्रश्न क्या आ गया, वो वन और जंगल लिखा उसको आशा कहते हैं। पूर्णतः बहाव वाली हमारे राजस्थान की ये सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई को लेकर बड़ा विवाद का है कि क्या लंबाई इसके 480 किलोमीटर है या फिर इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। यदि ऑप्शन में आपको दोनों आंकड़े देखने को मिल रहे हैं कि 480 किलोमीटर भी लिखा है और 512 किलोमीटर भी लिखा है, प्रश्न सिंपल सा पूछा गया है कि बनास नदी की लंबाई कितनी है, आपको आंसर एटलीस्ट 512 किलोमीटर करना है, क्योंकि नए आंकड़े जो है वो 512 किलोमीटर है, तो पुराने आंकड़े जो देखने को मिलते हैं वो 480 किलोमीटर। अब यहां पर भी एक समस्या है कि नदी की लंबाई कैसे बढ़ गई, पहले 480 थी, अब 512, क्या उसने अपना एरिया आगे कर लिया? नहीं। फिर आंकड़ों का विवाद है। हमारे राजस्थान में एक WFSC की रिपोर्ट आती है जो कोटा से जारी होती है, यानी नदी हमारे यहाँ पे नदी घाटी जो निगम है, वह नदी घाटी का जो परियोजना कार्यालय है वो कोटा में है। वहां से एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि बनास नदी की लंबाई जो 512 किलोमीटर है, जबकि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उनमें सब में 480 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये वन की आशा है, इसको जंगल की आशा भी बोलते हैं, इसको राजस्थान की यमुना भी कहते हैं, और इसको वशिष्ठी के नाम से भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसमें देखना जरूरी है। ये जो बनास नदी है इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है टोंक जिले में, बीसलपुर के नाम से जाना जाता है, और उसको बनाने का काम जो किया था वो एक आदमी था, उसका नाम था विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ जो थे उन्हीं को बीसल देव के नाम से जाना जाता है, और वो चौहान राजवंश से संबंधित थे, और वो जो थे वो अजमेर के चौहान शासक थे। और विग्रह राज चतुर्थ का जो शासनकाल था, उनका शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। से गहराई का प्रश्न करके पूछा कि बीसलपुर बांध कौन से पर्वत के यहां बना हुआ है, तो उसका आंसर याद रखना, तक्षकगिरी पर्वत के यहां बना हुआ है। चले नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने फिर से, जिसको भी जवाब आए वो देने की कोशिश करें। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गर्ल्स की तरफ से जवाब आना चाहिए कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जिसको भी आता जवाब देना, कोई इशू नहीं है। सबसे ऊंची चोटी बतानी, बोलिएगा। गुरु शिखर। गुरु शिखर। गुरु शिखर के बारे में और कोई जानकारी है आपके पास थोड़ी बहुत? वो तो बोलना है, जो भी है बोलिएगा आप लोग। नो। किसी के पास जानकारी गुरु शिखर के बारे में? माइक आप पीछे दें। गुरु शिखर राजस्थान के भदोही जिले में है। इसकी लगभग लंबाई 1722 मीटर है और इसकी फीट में हाइट 5010। वेरी गुड, चले कोई दिक्कत नहीं है। गुरु शिखर राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई की अगर बात करो तो कहीं 1722 मीटर लिखा है, कहीं 1723 मीटर लिखा है। दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जो हाइट है या ऊंचाई है उसकी अगर फीट में पूछी जाए तो वो आपको 5650 फीट है, 5650। अगर फीट में पूछे तो 5650, और मीटर में पूछे 1722 या 1727 मिलेगी। गुरु शिखर सिरोही जिले में ही, और इस गुरु शिखर का जो नाम रखा गया था वो दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर रखा गया था। अगर मान लो यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाए, अतः जवाब देना है कि ये जो गुरु शिखर था इसको संतों का शिखर किसने कहा था? जवाब है किसी के पास? जिसके पास जवाब है वो बोल सकता आराम से कि गुरु शिखर संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टॉड। वेरी गुड। यानी जो संतों का शिखर कहा था गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। गुरु शिखर संतों का शिखर है, जबकि माउंट आबू पर्वत खंड जो है वो हिंदुओं का ओलंपस है। इस ओलंपस कहने का नाम भी इसी कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। चले
ये हम आगे एक और कुछ प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक बहुत बेसिक सा प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसको आए वो जवाब देने की कोशिश करें। आप लोगों के सिलेबस में एक प्रश्न है, पिछले सुपरवाइजर में भी आया था। आईएमडी, शॉर्ट नाम पूछ रहा हूं। आईएमडी, ये आईएमडी जो था पिछली बार एग्जामिनर ने पूछा था, इसका हेडक्वार्टर कहां था, यानी जब स्थापित हुआ था तब इसका हेडक्वार्टर पूछा था। अब अगर आपसे कभी प्रश्न पूछेगा आईएमडी का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां है, जवाब दें कोई। नई दिल्ली। नई दिल्ली। किसी के पास अगर इसका कोई जवाब हो, आईएमडी के 4 हेडक्वार्टर रह चुके हैं, 4, यानी वर्तमान चौथा हेडक्वार्टर उसका, उससे पहले कोई 3 हेडक्वार्टर जगह रही है, वो 3 जगहों के नाम किसी के पास हो तो आंसर दे सकते हैं। पीछे माइक पहुंचाएं, उधर जवाब देने की कोशिश करें। वेरी गुड, बोले। कलकत्ता, शिमला, पुणे, दिल्ली। वेरी गुड। आईएमडी के 4 हेडक्वार्टर थे, कलकत्ता, शिमला, पुणे और वर्तमान में नई दिल्ली है। इस प्रश्न को देख कर जाएं, पिछली बार सुपरवाइजर में आया था, इस बार हो सकता है इनमें से कोई एक प्रश्न ऐसा पूछे, निम्न में से कौन सा स्थान आईएमडी का हेडक्वार्टर नहीं रहा था, या पूछे वर्तमान में हेडक्वार्टर कौन सा है, या सिंपल सा एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर में या एग्रोनॉमी जो है उसमें एक मौसम का टॉपिक डाल रखा है, और ये पूछे आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो वहां पर इंडियन शब्द भी होगा और इंडिया शब्द भी होगा। आईएमडी क्या इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है या इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है? तो ध्यान रखना, वो आई का मतलब इंडिया है, नॉट फॉर इंडियन। और हिंदी में अगर ढूंढोगे लिखा होगा भारतीय मौसम विज्ञान या मौसम विभाग, और इंग्लिश में लिखता हुआ भारत। ये बड़ी कंफ्यूजन है, इस बात पर ध्यान रखना। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कोई और कैसा जवाब है? एक प्रश्न सिंपल सा पूछा जा रहा है, मौसम का परिवर्तन अधिकतम कितने समय तक माना जा सकता है, उसको मौसम कहेंगे। इसके बाद जवाब है क्या? पीछे माइक पहुंचाएं, आप जवाब देंगे, पीछे दे माइक को, दीजिए जवाब। अधिकतम 1 वर्ष। अधिकतम 1 वर्ष, यानी मौसम किसे कहते हैं, या मौसम परिवर्तन कितने समय में होता है? क्षणिक समय में जो बदलाव होता है या कम समय में जो बदलाव होता है वो मौसम कहलाता है। और वो कम समय जो है वो आपका 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 सप्ताह हो सकता है, 1 माह, 3 माह, अधिकतम 1 वर्ष। यानी 1 वर्ष में जो कुछ बदला है वो आपका मौसम कहलाएगा, इस बात को याद रखें। चले, हम फिर एक अगले एपिसोड, अगला प्रश्न की ओर ले चलते हैं। कुछ प्रश्न आपसे हिस्ट्री के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। महाराणा प्रताप जो थे, उनका देहावसान कहां हुआ था? महाराणा प्रताप का देहावसान कहां हुआ था? देहावसान यानी उसकी मृत्यु की बात की जा रही है या उनका अंतिम समय की बात की जा रही है? उनकी मृत्यु कहां हुई थी? जवाब है किसी के पास तो आंसर देने की कोशिश करें। जी पीछे बोले। केजड़ला बांध। केजड़ला बांध या केजड़ बांध, वेरी गुड। महाराणा प्रताप का अंतिम समय जो गुजरा था वो मेवाड़ में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है चावंड। ये चावंड पहले उदयपुर जिले में था, वर्तमान में सलूम्बर जिले में है, और इस चावंड में इनकी मृत्यु होती है। और एक केजड़ बांध है, उस केजड़ बांध के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उनकी मृत्यु कहां हुई, तो आपको ध्यान रखना होगा, चावंड एक जगह है और केजड़ बांध के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और चावंड जो जगह है, उस केजड़ बांध के यहाँ पे वर्तमान में एक महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाया जा रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा देखकर जाए, महाराणा प्रताप का पेनोरमा कहाँ बन रहा है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या आएंगे, इस बात को याद रखना कि महाराणा प्रताप का पेनोरमा कहाँ बन रहा है। ऑप्शन मिलेगा आपको कुंभलगढ़, ऑप्शन मिलेगा आपको हल्दी घाटी, ऑप्शन मिलेगा आपको चावंड, और मिल सकता है आपको दिवेर। तो याद रखना, इनका पेनोरमा जो बन रहा है वो चावंड में बन रहा है। एक प्रश्न जो इतिहास प्रसिद्ध है, जो सभी एग्जाम में घूमता रहता है, पता नहीं एग्जामिनर का क्यों फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है,
वो प्रश्न पूछता है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा? जवाब दीजिए कोई हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, केवल सन बताना, महीना नहीं बताना आपको कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। दीजिए किसी के पास, पीछे पहुंचाए और पीछे दे सकते हैं। 1576। 1576, 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। एक तरफ अकबर की सेना थी, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी। अकबर की सेना में हरावल दस्ते में, यानी जो सबसे आगे के दस्ते, उसमें कौन कौन रहे थे उसके बारे में। अकबर की सेना में मानसिंह आया था, और प्रताप की सेना में एक व्यक्ति का नाम सुन रहे हैं, हकीम खां सूरी। अफगान था, एक तरह से कहते हैं अफगान था, जिसको लेकिन पठान सेना नायक लिखा हुआ है। हकीम का सूरी महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी युद्ध में लड़ा था, जबकि इतिहास में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था हसन खां मेवाती। वो हसन खां मेवाती महाराणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में लड़ा था। ये दोनों प्रश्न भी आप लोग देखकर जाएं, क्योंकि आपके सिलेबस में महाराणा सांगा भी दे रखा है और महाराणा प्रताप भी दे रखे हैं। हसन खां मेवाती आता है खानवा युद्ध की बात करनी ही, और अगर हकीम का सूरी आता है तो आपको याद रखना होगा कि वो हल्दी घाटी युद्ध की बात करते हैं। अगला एक प्रश्न और पूछा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, किसी को पता हो जवाब देना है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? किसी का जवाब हो तो दे सकते हैं आंसर। एनी आइडिया? मानव निर्मित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील, नक्की झील। और कोई दे जवाब? हाँ, पीछे माइक पहुंचाएं, पीछे जवाब देना चाह रहे हैं कोई, दीजिए, पीछे दीजिए। जयसमंद झील। जयसमंद झील। राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित जो सबसे बड़ी झील है, वो सबसे बड़ी है जयसमंद। मानव निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोई है, वो जयसमंद है। उसको आप मानव निर्मित कह सकते हैं, कृत्रिम झील कह सकते हैं। इस जयसमंद के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जयसमंद पहले उदयपुर जिले में आता था, अब ये सलूम्बर जिले में जा चुका है। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था, और जयसिंह ने जब निर्माण करवाया था तो यहाँ पे एक नाल पड़ती, उस नाल का नाम था ढेबर। उस नाल को रोककर इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसको ढेबर झील भी कहते हैं। इस झील में 7 छोटे बड़े टापू हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा टापू बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा प्यारी। इस जयसमंद झील को यहाँ पर एक अभ्यारण्य बना हुआ है, जयसमंद अभ्यारण्य। उसको जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। और इस जयसमंद जिले में एक आइसलैंड रिसोर्ट है, जो पर्यटन विभाग के सहयोग से बना हुआ है। वो होटल एक वहां पर संचालित होती है। जो हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील। कहीं पहले पढ़ा होगा, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी इसी को कहा जाता था। अब अलग कहानी हो चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो हो चुकी है वो पानी की, वो एक इंदिरा सागर करके है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर के बाद एक झील आती है, उसका नाम है गोविंद सागर, और गोविंद सागर के बाद तीसरे नंबर पर अजय सुमन है। लेकिन अगर ये इंदिरा सागर, गोविंद सागर ऑप्शन में नहीं हो और आपसे पूछे कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उस समय भी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? जय सुमन हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बेसिक सा प्रश्न। हमारे राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किसी के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कोई जानकारी है क्या? थोड़ी बहुत भी हो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अपनी क्लास में कोई चित्तौड़गढ़ जिले से बिलोंग करता है क्या? कोई जो चित्तौड़गढ़ जिले से हो? चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है, और वेरी गुड। इस दुर्ग में विश्व विश्व प्रसिद्ध 3 शाखे हुए हैं।
वेरी गुड। और इस दुर्ग में कई सारे दर्शनीय स्थल भी मौजूद है, वेरी गुड। जिसमें से प्रमुख विजय स्तंभ है, जिसका विजय निर्माण स्तंभ है, शाबाश। महाराणा कुंभा ने करवाया था। और अन्य कई सारे महल भी है, और मीरा मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। मीरा मंदिर भी इस दुर्ग में स्थित है। वेरी गुड। देखें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ऐतिहासिक दृश्य है, या यूं कह लो, भारत में जितने दुर्ग हैं उन दुर्गों में जब चित्तौड़गढ़ का नाम आता है तो सीना बड़ा लगता है कि हम गर्व की भूमि पर हैं। शौर्य, त्याग, बलिदान, शौर्य, त्याग, बलिदान की त्रिवेदी के रूप में इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में मेसा के पठार पे बना हुआ है। निर्माण की बात कर तो मौर्य राजा चित्रांगद मौर्य की बात की जाती है। कहीं चित्रांग लिखा है, कहीं चित्रांगद लिखा है, यानी मौर्य वंशीय शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। दो नदियों के बारे में बात की जाती है कि इस नदियों के संगम पर पड़ता है, जिसमें एक आपकी बनास और एक गंभीरी। लेकिन वो बनास नहीं है, नदी आती है बेड़च, और बेड़च के साथ कहा जाता है गंभीरी। ये वही बेड़च है जिसका उद्गम उदयपुर जिले में ईसवाल की पहाड़ियों में, और ईसवाल की पहाड़ियों से उदयपुर शहर के बीचों बीच होते हुए आगे जाती है, और एक झील बनी है, उस झील का नाम है उदय सागर। इस उदय सागर के बाद जो नदी निकलती है उसी को नाम कहते हैं बेड़च, यानी इसके बेड़च का मूल नाम तो आहड़ नदी है। और इस बेड़च और जावद एमपी की तरफ से एक गंभीरी नदी आती है, इन दोनों के संगम पर जो एक बांध दुर्ग है, उस दुर्ग को कहते हैं हम लोग चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, मैसा के पठार पे। इसमें एक विजय स्तंभ की बात कही गई थी भैया ने, इसमें विजय स्तंभ बना हुआ है। ये जो विजय स्तंभ है एक 1437 1437 की बात की जाती है। महाराणा कुंभा ने एक युद्ध लड़ा था सारंगपुर, उस सारंगपुर युद्ध जीतते हैं, और सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ को बनाया जाता है। ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ में बहुत सारी मूर्तियां हैं, इसलिए इसको विश्व का मूर्ति कोष भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई, इसलिए इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नाम से जाना है। यहाँ इतिहास के प्रसिद्ध 3 साके हुए हैं, जिसमें एक रावल रतन सिंह की बात करते हैं, एक रानी कर्मावती के बारे में बात की जाती है, तो एक बाद में उदय सिंह के तप की बात की जाती है। और इसी प्रसिद्ध इतिहासों में जब ये साके हुए थे, तो इसी में से 4 हाथ का लोक देवता निकलकर बाहर आता है। उस लोक देवता का नाम किसी को पता हो तो आंसर। 4 हाथ के लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। वीर कल्ला राठौड़ या कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी एक रेण करके एक मूल जगह है इधर आपके, तो उस जगह में इनकी प्रमुख पीठ मानी जाती है, तो ये सारी चीजें इसके बारे में बात की जाती है। सिंपल से 21 क्वेश्चन और आपसे पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करें, आता है तो ठीक है। यूनेस्को द्वारा राजस्थान के, या कोष्टक में शब्द आता है वहां पे अरावली के, जबकि कुछ शब्द उसमें अरावली नहीं है, लेकिन फिर भी लिखता है कि यूनेस्को द्वारा राजस्थान के या अरावली के कितने दुर्गों को जून 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? 6। 6 दुर्गों को। 6 दुर्ग का नाम कोई बता सकता है? गागरोड, गागरोन का किला, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर, जैसलमेर का दुर्ग, चौनारगढ़, ठीक है, रणथंभौर रणथंभौर का किला, वेरी गुड। और चले आगे कोई बताएं, इसमें एक आध नाम रह गया है, कोई बताना चाहे तो आगे दीजिए, माइक दीजिए। आमेर और कुंभलगढ़। आमेर और कुंभलगढ़। अब यहां एक प्रश्न को ध्यान देने रखिएगा, आमेर के महल और आमेर का किला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एक एग्जाम में पूछा गया है कि यूनेस्को ने अपनी सूची में किसको शामिल किया है। तो उसमें ऑप्शन ध्यान रखना, आमेर का किला और आमेर के महल
अगर आमेर के महल लिखे तो वो शामिल नहीं है, आमेर के किले लिखे तो वो शामिल है। यानी अंगोरवाट कंबोडिया की तरफ एक बैठक होती है जून 2013 में, और यूनेस्को ने राजस्थान की आपका चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, घाघरोन और जैसलमेर का सोनारगढ़, रणथंभौर और आमेर के किले, इनको इन्होंने विश्व विरासत सूची में शामिल किए हैं। अगर आप लोग आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से दुर्ग पढ़कर जाते हैं तो इन 6 दुर्गों का डिटेल्स पढ़कर जाएं, क्योंकि एग्जामिनर के प्रश्न बनाएगा तो इन्हीं 6 दुर्गों में से बनाएगा। डेफिनेट प्रश्न यहां से कहीं पूछा जाएगा, इसकी जो विशेषताएं वो सब कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक प्रश्न एक सा सिंपल सा इन्हीं दुर्गों से अगर आता है तो बहुत डेप्थ गहराई से, कि हमारे राजस्थान में एक ऐसा दुर्ग भी है जिसके पास गोला बारूद खत्म हो गया तो उस दुर्ग ने या उस दुर्ग के वहां से चांदी के गोले दागे गए। उस दुर्ग का नाम किसी को पता है क्या? चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग राजस्थान में कौन सा था? एनी आइडिया? यानी उस दुर्ग के ऊपर आक्रमण हुआ था, तब वो सब कुछ खत्म हो गया था, तो वहां पे चांदी के गोले दागे गए थे। जालोर दुर्ग। झालोर दुर्ग। और कोई? राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जहां से चांदी के गोले दागे गए, यानी बारूद खत्म हो गया था तो जनता के पास आदमी को भेजा गया कि राजा के पास बारूद खत्म हो गया है और अब अपने यहाँ पर दुश्मन आक्रमण करा तो अपने को गोले बनाने क्या चाहिए, तो जनता ने अपने पास जितनी चांदी थी वो सब उपलब्ध करा दी और चांदी के गोले बनाकर दागे गए थे। वो किला कौन सा था, किसी को पता है? वो शेखावाटी का कोई किला, अगर किसी को आंसर दीजिए जवाब। माइक दे, इधर आगे दे माइक भैया, माइक दीजिए इधर आगे, इधर आगे दे माइक का, आगे दीजिए। चूरू का किला। वेरी गुड, शिव सिंह। चूरू का किला जहां पे चांदी के गोले दागे गए थे। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो इन्हीं के इर्द गिर्द से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछे जा रहा है, देखिएगा। राजस्थान का ऐसा वन्यजीव अभयारण्य जिसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है, अभयारण्य बताना है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जिसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है? केवला देव। केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य कहां पर है? कोई बता सकता है क्या केवलादेव घना पक्षी? अलवर में। अलवर। और कोई? केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य करौली कहाँ जिले है? में सर। भरतपुर भरतपुर। भरतपुर। एग्जाम में ऐसे ही लंका डुबा था, इस बात को याद रखना। बराबर ऑप्शन डाल देते, भरतपुर अलवर दोनों बीच में डाले, बस बातें नहीं करें। ऑप्शन में थोड़ा सा देखना, आंसर इसका भरतपुर है। केवलादेव घना पक्षी विहार एक तरह से पक्षी अभयारण्य है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर सलीम अली। उस सलीम अली के प्रयास से इसको पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला और 1985 में 1985 में यूनेस्को ने इसको अपनी सूची में शामिल किया। घना पक्षी विहार अभयारण्य जो है विश्व में पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। शीतकाल में यहाँ पे विदेशी पक्षी आते हैं और अपना प्रजनन काल करके वापस अपनी धरती की तरफ लौट जाते हैं। यहाँ घूमने के लिए नवंबर से फरवरी का समय उत्तम माना जाता है और इसको पक्षियों की स्वर्ग स्थली, और यहाँ का प्रमुख पक्षी जो रहता है वो रहता है साइबेरियन सारस, जिसको आप कहीं साइबेरियन क्रेन लिखा हुआ है, कहीं साइबेरियन सारस लिखा हुआ है। ऐसे एक पक्षी आता है जिसका नाम है कूर्जा। कूर्जा पक्षी के बारे में किसी विद्यार्थी के पास कोई जानकारी है, वो एक बार साझा कर सकता है। कूर्जा पक्षी के बारे में क्या जानकारी है किसी के पास? वो तो जानकारी साझा कर सकता, कोई भी थोड़ी बहुत हो तो, नहीं तो उसको बताएंगे कूर्जा पक्षी के बारे में। सर कुर्जा पक्षी जैसे इस जो साइबेरियन पक्षी है उसी उसी के प्रकार जो कुर्जा पक्षी है ना वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। और जब राजस्थान के अंदर जब कोई पत्नी मतलब अपनी पति को कोई संदेश भेजती है ना तो वो कुर्जा पक्षी के द्वारा भेजती है। वेरी गुड। यानी एक तरह से ये कह लो
कि कूर्जा पक्षी जो है वो संदेशवाहक पक्षी है। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा संदेशवाहक पक्षी है, तो उसमें जो कूर्जा है वो संदेशवाहक पक्षी है और मूल रूप से जो पाया जाता है वो पाया जाता है खींचन। मारवाड़ की धरती में जोधपुर की तरफ खींचन जो जगह है वहां पे ये मूल रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है अरावली की कुल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई पूछिए, राजस्थान में नहीं, कुल लंबाई पूछिए, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? किसी के पास जवाब है तो दीजिए आंसर बिल्कुल। 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर, 692। वेरी गुड। यहीं से प्रश्न वापस, इस 692 किलोमीटर में से कितने किलोमीटर राजस्थान में है? 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर राजस्थान में। वेरी गुड। यानी अरावली की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर और उसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में। ये जो 550 किलोमीटर है ये लगभग इस 692 का 80% बनते हैं। आगे प्रश्न हम यहीं से अगर किसी को पूछें, किसी के पास जवाब है दे सकते हैं, अरावली की उत्पत्ति जो हुई थी, यानी बना था अरावली, तो वो कौन से काल में बना था? किस काल में अरावली की उत्पत्ति हुई थी? किसी को पता है क्या? प्री कैम्ब्रियन युग या कैलिडोनियन युग। वेरी गुड। अरावली की जो उत्पत्ति हुई है वो या तो प्री कैम्ब्रियन युग में मानी जाती है, अगर प्री कैम्ब्रियन युग ऑप्शन में नहीं हो तो वहां लिखा जाएगा कैलिडोनियन या कैलिडोनियन युग। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और वह एक वलित पर्वतमाला है। अरावली पूछे प्रकार कौन सा, तो वलित का है और विश्व की सबसे प्राचीनतम है, लेकिन वर्तमान में वो अवशिष्ट रूप में है। आपसे एक अगले प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसको आए वो जवाब दे सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? झालावाड़। झालावाड़ जिले में। माइक को पास करें आगे, कोई और जवाब देगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है और जगह? माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट आबू के बारे में कोई जानकारी रखते हैं क्या? थोड़ी बहुत भी कोई जानकारी हो दे सकते हैं? किसी के पास माउंट आबू के बारे में कोई जानकारी? शर्म ना करें, बोलें। बोलने का मंच प्रदान किया गया है एनसी के द्वारा, इस मंच का सदुपयोग करना चाहिए। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला बोलते हैं माउंट आबू को राजस्थान का शिमला बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, इसको राजस्थान का बर्फयांश भी कहते हैं। और अंग्रेजों के शासन काल में जो प्रेमियों की जो राजधानी थी वो माउंट आबू थी। वेरी गुड। अंग्रेजों के शासन काल में गर्मियों की राजधानी भी माउंट आबू। आज भी शीतकाल का कुछ समय होता है तो वो माउंट आबू में राजधानी चली जाती है, राज्यपाल जो है अपना वहीं से काम चलाते हैं, ग्रीष्म काल में वो सारी चीजें उसमें चलती रहती है। एक और सिंपल सा कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आप लोगों से कि आप उसकी जानकारी कैसे रखते हो। बहुत बेसिक सा प्रश्न पूछा हूं, जिसको आए वो जवाब दें। और ये प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट है, फिर भी वो गलत करवाता है, इसलिए इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? 9 मई 1540। 9 मई 1540। 40। आप कौन से जिले के रहने वाले हैं? ब्यावर। ब्यावर। यानी इस ब्यावर जिले के बारे में कोई जानकारी है क्या? कुछ नवीन जानकारी है आपके पास? क्या कंडीशन है ब्यावर के बारे में बताया। ब्यावर देवर भाभी की होली ब्यावर की प्रसिद्ध होली। वेरी गुड, क्या बात है। देवर भाभी की होली ब्यावर में खेली जाती है, शाबाश। और ब्यावर की तिलपट्टी से प्रसिद्ध। ब्यावर की तिल पट्टी प्रसिद्ध है, शाबाश। और ब्यावर इतिहास में बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका नाम ब्यावर क्यों रखा गया, बहुत कम लोग जानते हैं।
ब्यावर आप लोग एक इंग्लिश शब्द आता है बिना डर। एक जमाने में आप एक जनजाति हुआ करती थी, वो राजा महाराजाओं के लिए लड़ती थी, इसलिए वहां का नाम रखा गया है ब्यावर। नया जिला बना है, अजमेर से टूटा है कुछ पार्ट और कुछ पार्ट पाली जिले से तोड़ा गया है। ब्यावर की जो कह रहे हैं तिलपट्टी प्रसिद्ध है, बिल्कुल ब्यावर की तिलपट्टी प्रसिद्ध है। आप अगर ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ब्यावर में दर्रे जो पहले पड़े जाते थे वो बहुत सारे दर्रे इस ब्यावर जिले में चले गए हैं। अरावली के बहुत सारा क्षेत्र जो है इस ब्यावर जिले में है और पाली से कुछ एरिया टूटा है, जिस इतिहास का कुछ पोर्शन भी इस ब्यावर जिले में जा चुका है, जिसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप लोग एक युद्ध पढ़ते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध, जैतारण का युद्ध। गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध जो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। मालदेव के दो सेनापति थे जिसमें नाम था जैता कुंभा और शेरशाह सूरी की तरफ से युद्ध लड़ा गया था, जिसको बाद में शेरशाह युद्ध कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को बैठ। उस युद्ध को पहले आप लोग पाली जिले में पढ़ते थे। अब अगर एग्जाम हॉल में पाली जिले के साथ साथ अगर ब्यावर जिला भी ऑप्शन में आ जाता है तो ध्यान रखना, आप पहले आंसर न करके ब्यावर जिला आंसर करें, क्योंकि वो जो जैतारण वाला बेल्ट है वो टूट कर अब ब्यावर जिले में जा चुका है। तो ये एक प्रश्नों की एक श्रृंखला थी। इसी तरह की श्रृंखलाएं इस एनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलती रहेगी। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट लोग आपको प्रश्नों की सीरीज लेकर चलेंगे। धन्यवाद।